चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टी नंबर 12 आज अपन पढ़ेंगे। कल 3 प्रॉपर्टीज आपने देखी थी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 12। तो देखिए 12 प्रॉपर्टी में इफ स्मॉल m and capital M are least and greatest values of function fx in closed interval ab, then किसी फंक्शन fx का सबसे छोटा वैल्यू स्मॉल m है और उसी फंक्शन fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू यदि कैपिटल M है क्लोज इंटरवल AB में, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी the value of integration is mb minus a less than or equal to a से लेके b तक f of x dx is less than or equal to कैपिटल M b माइनस ए। इस तरीके से ये वैल्यू आपका फंक्शन को दे देगा। मतलब बात ओवरऑल इतनी है कि यदि आप यहाँ पर देखें कि फंक्शन का स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल m दिया है और इसी फंक्शन fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल M दी है, और जो आपने कल पढ़ा था कि अब मैं यदि इस पूरी इनइक्वालिटी पे एक इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया a टू b और यहाँ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया a टू b कैपिटल M dx। तो ये तो कोई नंबर होंगे स्मॉल m और कैपिटल M जो कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हैं, तो ये सीधा बाहर आ जाएंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लोअर और अपर लिमिट डाल देंगे। बीच वाले टर्म्स को आपने एज सच रखना है a टू b f ऑफ x dx, एंड सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल M बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x लोअर और अपर लिमिट थी भी। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। a से b तक f ऑफ x dx और कैपिटल M b माइनस ए। So this is the verification of this result. How to verify this result? तो ये इसका वेरिफिकेशन है और इस रिजल्ट से 2 और बहुत बेसिक रिजल्ट निकल के आते हैं, तो इसके बाद अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। दिस इज अवर 12th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 12। यदि आपको स्मॉल m और कैपिटल M ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन की पता है, तो आप ये बता सकते हो कि जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर इट शुड बी लाइज इन द इंटरवल m b माइनस ए और m b माइनस ए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 12। और इसी से 2 रिजल्ट और निकल के आते हैं, फिर उनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो एक तो अपने पास ये रिजल्ट हो गया प्रॉपर्टी 12 में। और फर्दर यदि इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो उसी के आगे कंटिन्यू है
इस प्रॉपर्टी को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर यदि आपका fx is strictly increasing function in interval AB, then यदि फंक्शन आपका fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप जानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि इंटरवल AB में दिया है तो इसका मतलब है A पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी क्योंकि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो A पर वैल्यू सबसे कम आएगी और B पर वैल्यू जो है फंक्शन की वो सबसे ज्यादा आएगी। मतलब जो प्रीवियस रिजल्ट था उस प्रीवियस रिजल्ट में स्मॉल m तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, f ऑफ a से, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल m f ऑफ a हो जाएगा और कैपिटल M f ऑफ b हो जाएगा। एंड देयरफॉर वो जो रिजल्ट आपने पहले लिखा था वो अब आपको ऐसा दिखेगा, स्मॉल m की जगह f ऑफ a, b माइनस a अपनी जगह एज सच है, लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, लेस देन f ऑफ b और b माइनस a, कैपिटल M की जगह पर b माइनस a लिख दिया। एक बात और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पर आपने प्रीवियस रिजल्ट में ग्रेटर देन इक्वल लिखा था, यहाँ पे इक्वल के साइन थे क्योंकि वहां पे इंटरवल क्लोज था। यदि क्लोज के बजाय ओपन इंटरवल देंगे तब यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। एंड इसी में दूसरा रिजल्ट ये है कि यदि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए एंड इफ fx फंक्शन इज strictly decreasing in interval AB, then तो यदि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है ऊपर से नीचे आएगा, तो जब फंक्शन इस तरीके से आएगा तो आपको A पर वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगी और B पर वैल्यू सबसे कम मिलेगी। मतलब इन दिस केस योर स्मॉल a m मतलब लीस्ट वैल्यू इज f ऑफ b एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन है f ऑफ a। मतलब उस रिजल्ट में आप स्मॉल m को f ऑफ b से रिप्लेस करेंगे, मतलब fa और fb इंटरचेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपका बनेगा f ऑफ b इंटू b माइनस a लेस देन a से b f ऑफ x dx और f ऑफ a इंटू b माइनस a। तो दीज आर दी टू रिजल्ट। कई बार फंक्शन आपको वो पर्टिकुलर लिमिट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देंगे, तब आप इस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बट उसकी एस्टिमेट वैल्यू बता सकते हैं। तो ऑप्शन में भी आपको इंटरवल दिए जाते हैं कि किस किस के बीच में लाई करेगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। क्वेश्चन के थ्रू अपन इस रिजल्ट को देखेंगे। तो दीज आर दी टू रिजल्ट। तो या तो आपको फंक्शन की लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू पता हो, और यदि लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू पता नहीं होगी तो फिर अपन फंक्शन को ये देखेंगे कि वो गिवन लिमिट के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बिल्कुल सेम प्रीवियस रिजल्ट जो आपने पढ़ा था उसमें स्मॉल m और कैपिटल M को f ऑफ b और f ऑफ a से रिप्लेस कर देना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ताकि आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आ पाए। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 12 कंप्लीट। 3 रिजल्ट अपन ने इसमें लिखे। पहला रिजल्ट जनरल था और बाकी 2 रिजल्ट उसी से निकल के आ जाते हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं। और ना हियर वी डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें पूछा है कि थर्ड रिजल्ट है, थर्ड पेज, एंड क्वेश्चन इस पर बेस्ड है प्रॉपर्टी नंबर 12 पे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा कि एस्टिमेट, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
0 से π/2 तक sin x अपॉन x dx। एस्टिमेट वैल्यू का मतलब है यू हैव टू फाइंड द इंटरवल जिसके बीच में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लाई करेगी। sin x अपॉन x, तो अपन sin x अपॉन x का 0 से π/2 तक तो ये तो जानते नहीं कि क्या ग्रेटेस्ट और क्या लीस्ट वैल्यू होगी, तो फिर अपन ये चेक कर लेते हैं कि 0 से π/2 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता करने के लिए तो एक ही तरीका है कि हमने जो फंक्शन अपना fx लिया है, our fx फंक्शन है sin x upon x, now we differentiate this function with respect to x, so this implies its derivative f dash x, ये होगा डिवीजन रूल लगेगा, कोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये अपना कोशिएंट रूल है डिफरेंशिएशन का। अब आपको देखना है कि ये जो डेरिवेटिव निकाला है ये 0 से π/2 तक पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो टू चेक दिस, f डैश x जो आपने बनाया अभी, उसमें न्यूमरेटर में cos x अपन कॉमन ले लेते हैं। व्हेन वी टेक cos x कॉमन, सो वी गेट x माइनस 10x, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर। अब आप देखें 0 से π/2 तक यदि आप देखें तो cos x पॉजिटिव है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक कोई भी नंबर डालोगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और 0 से π/2 तक 10x की वैल्यू x की वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि π/2 पे भी 10 90 हो जाता है, मतलब 10 नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव आएगा। और इसका मतलब है देयरफॉर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आया, दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 तक। ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लीस्ट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी π/2 पर, और ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी 0 पर, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो 0 पर सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी और सबसे कम वैल्यू आपको π/2 पे मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल क्या होता है, फंक्शन का वैल्यूज आप निकाल लीजिए। तो f ऑफ b सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, तो वो कितनी आती है π/2, ये f ऑफ b का वैल्यू हो गया। फिर आपने रिजल्ट क्या लिखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस ए लिखा हुआ है। फिर लेस देन इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से π/2 तक, फंक्शन आपका है sin x अपॉन x dx। ओ सॉरी, π/2 पर वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की वो निकाल लो। π/2 डालोगे तो फंक्शन का वैल्यू sin 90 अपॉन ये f ऑफ π/2 है ना, f ऑफ π/2, और यहाँ पर f ऑफ 0, और b माइनस ए मतलब π/2 माइनस 0, तो अब निकाल देते हैं वैल्यू। π/2 पर इस फंक्शन का वैल्यू sin 91 और ये π/2, तो ये 2/π आएगा, 2/π, ये π/2 माइनस 0, इंटीग्रेशन एस 0 से π/2, तो ये देखिए ये निकल के आ गया इसका एस्टिमेट वैल्यू लेस देन 0 पर। इस फंक्शन की वैल्यू आप जानते हो 0 पर लिमिट, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो 0 पे आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, और आप जानते हो x टेंडिंग टू 0 sin x/x का लिमिट 1 आता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये π/2 माइनस 0 आएगा। सो फाइनल आंसर है आपका, ये π/2 कट जाएंगे, सो 1 आएगा। तो 1 लेस देन 0 से π/2 sin x अपॉन x dx इज लेस देन अपर लिमिट π/2। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 से π/2 के बीच में आता है, तो दिस इज अवर आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 से π/2 के बीच में ये लाई करेगा। तब आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ओवरऑल आपने फंक्शन पहचानना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था और इस तरीके से हो गया, बस मैंने केवल फंक्शन की वैल्यू डाली है, f ऑफ b की जगह ये लिखा है, f ऑफ a की जगह पर ये लिखा है, बाकी तो सब ऐसा है।
नोट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आप आंसर करें, किस किस के बीच में लाई करेगा। नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, लवकर करा। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन अब मैं चेंज कर रहा हूँ, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट दी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी 12 पर बेस्ड है। जीरो से 1 तक इंटीग्रेशन का लिमिट है, 0 से 1 ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब आपको इसको एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करना है तो सामने एक एक्स होना जरूरी है, इसलिए एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसकी आप एस्टिमेट वैल्यू बता सकते हो। सो नाउ योर क्वेश्चन है फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 से 1 तक ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। करिए ट्राई। उनके संकेत तुक्कर करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। योजित करेक्ट है। और कोई है? बस 4। चलिए तो देख लीजिए, चार बच्चों का आंसर आया। समीर कामले चेक करें। तो सॉल्यूशन है दिस। यदि आप ई पावर एक्स स्क्वायर के ग्राफ को देखें तो ई पावर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर इज लाइक दिस। क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड है वैसा लेफ्ट हैंड साइड होगा।
और ई पावर एक्स का जैसा ग्राफ बनाते वैसे ही हमने बनाया राइट हैंड साइड। तो दिस इज ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। हमको केवल बात करनी है 0 से लेके 1 तक की, और आप देखें 0 से 1 तक ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस कारण से यदि इस फंक्शन की आप सबसे कम वैल्यू निकालोगे तो 0 पर आएगी। 0 पर इसका वैल्यू मतलब आप इसका एस्टिमेट वैल्यू लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के कारण ये बनेगा एफ ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लेस देन 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी तो एफ ऑफ 1 और फिर 1 माइनस 0। ना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 आता है ओवरऑल। लेस देन 0 से 1 तक ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लेस देन 1 पे इस फंक्शन की जो लिमिट है वैल्यू है वो ई पावर 1 मतलब ई आएगी। सो दिस इज लाइज इन द इंटरवल 1 से लेके ई तक। तो 1 से ई इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। So this is the utilization of property number 12 in the question, कि जब किसी फंक्शन का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते तो हम उसका एस्टीमेट वैल्यू निकालते हैं, एस्टीमेट इंटरवल फाइंड करते हैं किस किस के बीच में लाई करेगा, और ये प्रॉपर्टी आपको वही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉपर्टी यहीं पर मेंशन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13। बहुत छोटी सी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू किसी पर्टिकुलर लिमिट में 0 हो जाता है, मतलब इफ इंटीग्रेशन आपने किसी फंक्शन क्या किया एफ एक्स डी एक्स, और मान लो वो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ गया, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 लाइज इन इंटरवल ए से लेके बी तक। दिस इज योर प्रॉपर्टी। यदि कोई फंक्शन का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो रहा है, जैसे आप बात करें फॉर एग्जाम्पल, ये आप पहले कर चुके हो, इसको करके देखिएगा। 0 से पाई तक यदि आप cos x को इंटीग्रेट करें तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 आता है। सो देयरफॉर रूट ऑफ cos x बराबर 0 इज x बराबर पाई बाई 2 एंड विच इज बिलोंग्स टू अवर इंटरवल 0 से पाई तक। ये प्रॉपर्टी आपको लिखा है, क्योंकि यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यदि आप 0 से पाई तक cos x फंक्शन के ग्राफ को बनाओ तो cos x फंक्शन का ग्राफ 0 से पाई तक इस तरीके से बनता है, और ये पाई बाई 2 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। और किसी फंक्शन को x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का ही मतलब है कि वो फंक्शन, ये cos x का ग्राफ है तो cos x पाई बाई 2 पे 0 होगा, मतलब x बराबर पाई बाई 2 इज द रूट ऑफ फंक्शन cos x। तो यदि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो फंक्शन कम से कम एक पॉइंट पर तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कम से कम एक रूट तो आपको 0 से लेके पाई के बीच में मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कितनी बार यहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 0 से पाई के बीच में, वो पर्टिकुलर लिमिट के बीच में जो आपको क्वेश्चन में दिए। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स बन जाएंगे, इसलिए वहां पर लिखा है एटलीस्ट वन, कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 13। नोट कर लीजिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। तो दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज 12 एंड 13। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लें। सर कोई भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ के लिए फंक्शन का स्टैंडर्ड फंक्शन है कई सारे। दूसरा आपको ये देखना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक बात।
उसका मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, मतलब दूसरा उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तीसरा फंक्शन इवन है कि ऑड है, ताकि आप सिमेट्री बना सकें एक्स एक्सिस के अबाउट। चौथा, आप उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पांचवा, आप ये देखें कि कहीं फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब फंक्शन में कहीं कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। यदि कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता हुआ बनेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के फंक्शन का ग्राफ आपने प्लॉट करना है। तो ये सारी खासियत देखी जाती हैं। तो बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, कई सारे बहुत रेयर फंक्शन आते हैं मैथमेटिक्स में जिनको आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़े, या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा तो फिर आपने उसको प्लॉट नहीं करना है। हर क्वेश्चन को आप प्लॉटिंग से करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि प्लॉटिंग में भी वक्त लगता है। इसलिए आप उनकी प्रॉपर्टीज से उनको सॉल्व करें फंक्शंस की। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ग्राफ का और ज़्यादा आइडिया चाहिए तो मैथमेटिक्स में अरिहंत पब्लिकेशन का प्ले विथ ग्राफ आता है। ठीक है, वो बुक को आप फॉलो करें तो बहुत कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। समझ गए सुशांत ठाकरे? हाँ सर। सर जैसे कि log 1 + x अपॉन 1 - x का जो ग्राफ है कैसे बनेगा? log 1 + x अपॉन 1 - x। वो तो ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपको वही बताया कि log यदि ओवरऑल सामने लगा है तो फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है। सेकेंड थिंग, ऑड फंक्शन है तो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसे ही थर्ड ग्राफ उसमें बना देंगे आप उसका ग्राफ। ठीक है, तो एग्जैक्ट शेप तो मेरे को भी नहीं बनाऊं, देखना पड़ेगा उसको log 1 + x अपॉन 1 - x को। तो आप उसमें चेक करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, दूसरा उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालो, तीसरा ये देखो कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब y को 0 डाल के x की वैल्यू फाइंड करो। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब x को 0 डाल के y का वैल्यू निकालो। ये सारी बातें आपने निकालनी है, तब आप उसको ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, यदि केवल 1 + x अपॉन 1 - x पूछा तो ऐसा होगा। ठीक है, यदि अदर देन केवल 1 + x होता तो अपन प्लॉट कर लेते, log 1 - x होता तो फिर उसका एग्जैक्ट ग्राफ बन जाता। क्योंकि अंदर कोशिएंट आ गया, डिवीजन आ गया, इसलिए थोड़ा सा लेंथी जाएगा वो। तो ये सारी सर बातें तो निकालना पड़ेंगे उसमें। क्या बोले? सर अगर कोई भी क्वेश्चन सर ग्राफिकली अप्रोच से कर सकते हैं तो फिर सर ग्राफ बनाने में तकलीफ नहीं होगी सर? वही तो बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आपने ग्राफिकल अप्रोच से नहीं करना है। हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाने जाओगे तो बहुत लेंथी जाएगा। वही तो बोला मैंने, पहला स्टेटमेंट मेरा वही तो था। हाँ सर। है ना? जैसे इस फंक्शन को भी यदि कई बच्चों ने जो पहले आंसर किया वो ग्राफ प्लॉट करके नहीं किया होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। e⁻x² का डेरिवेटिव e⁻x², फिर x² का डेरिवेटिव 2x, और 2x जो है वो 0 से 1 तक पॉजिटिव है, इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इन्होंने ऐसे सॉल्व किया होगा, मैंने ग्राफ बनाया। अदरवाइज आप ये बता सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको तो केवल ये पता ना, पूरा ग्राफ की तो जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव e⁻x² × 2x आता है, और e⁻x² × 2x 0 से 1 तक पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए ये लगा दिया। तो ग्राफ की गरज ही नहीं पड़ी अपन को, बिना ग्राफ बनाए अपन निकाल लिए सॉल्यूशन इसका। तो वैसे सर भी बिकॉज अप्रोच मैंने करता। भी डिफरेंशिएट किया था तो सर ग्राफ का कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, लेकिन इसलिए बता दिया आपको, आपने उससे किया होगा, मैंने इससे बता दिया ताकि दोनों तरीके आपके पास आ जाएं। ठीक है, वो भी तरीका है, उससे भी कर सकते हो, वो भी मैं कर सकता था, लेकिन ग्राफ इसलिए दिया साथ में आपको कि चलो आप e⁻x² का आप ही ध्यान में रखो। तो साथ में ये भी बता दिया इवन फंक्शन है तो इसलिए सिमेट्रिकल बनेगा, बाकी e⁻x का जैसा ग्राफ जाता तो e⁻x का बना दिया अपन ने। ठीक है, हाँ सर। चलिए। सर एक तो प्रॉपर्टी 13 समझाओ ना फिर से। क्या बोले? प्रॉपर्टी 13 फिर से समझाओ ना। क्या नहीं समझा उसमें, वो तो बता भाई। सर स्टेटमेंट नहीं समझा। स्टेटमेंट ये है कि यदि इंटीग्रेशन आपने किसी फंक्शन का निकाला और वो 0 आ गया, जैसे अपन ये निकालते हैं 0 आ गया, तो इसके 0 आने का मतलब क्या है कि कुछ पोर्शन इसका अबव दी एक्स एक्सिस होगा, कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस होगा, तब तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आया है। मतलब ये जो पोर्शन निकालोगे ये +1 आता है इसमें।
ठीक है, 0 तभी आएगा जब कुछ पोर्शन पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू 1 देता है और ये -1 देता है। जब 0 से पाई तक आप इसको ऐड करते हो तो 0 आता है। तो 0 यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आया है तो ये पक्की बात है कि उसका ग्राफ कुछ पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस रखा होगा, कुछ पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गया होगा। और ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है उसका एक रूट 0 से पाई के बीच में मिलेगा। यहाँ पर ए से बी लिखा हुआ है, अभी समझा? Yes. ओके। अब देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट है और मेरा पूरा बोला कि पूरा जो चैप्टर है वो इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो अब अपन आ गए प्रॉपर्टी नंबर 14 पे। और प्रॉपर्टी 14 जो है इसका नाम है लिमिट ऑफ सम एज अ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ सम एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब ये पूरी हेडिंग का मतलब क्या है वो आप समझिए। तो कई बार आप जब क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते करते आपको जब लिमिट का क्वेश्चन होगा, ये पहली बात तो सिग्मा मैंने दिया है r फ्रॉम r1 टू r2, फंक्शन है r बाई n का और ये है 1/n साथ में। इस तरीके के फंक्शन की जब आपको लिमिट निकालने आए, when we have to find the limit of this type of function, एग्जैक्ट ऐसा दिखता नहीं है, मैं अब आपको उस बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज अपन एक बार पहले लिमिट के क्वेश्चन में छोड़ के आए थे और आपको बोला था जब मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब वहां पे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे कि आप ये करते थे। ऐसे क्वेश्चन आपने किए थे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू n/n²। इसका लिमिट आपने निकाला था 1/2। फिर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर/n³। इसकी लिमिट आपने निकाली थी 1/3। और ऐसे यदि यहाँ पे 3 3 3 4 होगा तो 1/4। और इस तरीके से आप लिखते गए थे। तो एक सिचुएशन पे अपन ये पहुंचे थे कि चलो ये तो अपन फॉर्मूला डाल के निकाल लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n + 1/2 होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी अपन को पता है, उससे आ जाता है। बट जब यहाँ पर 1 पावर 99 2 पावर 99 ये ऐसा क्वेश्चन फंसेगा, n पावर 99 डिवाइडेड बाई n पावर 100, तो अपन ने बाई ऑब्जर्वेशन लिख दिया था। यदि 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 आएगा तो 1/4 और यदि 100 आएगा तो अपन ने इसका आंसर डायरेक्टली 1/100 लिखा था। और उस वक्त आपको बोला था कि जब अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आएंगे तब आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है जब अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपने जो है 3 से ज्यादा क्वेश्चन आपने लिखे थे वहां पर। इसके बीच में भी और 3 पावर वाला भी लिखा था, फिर 4 पावर वाला भी लिखा था, फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व करके अपन ने 99 वाले के लिए लिख दिया था कि आंसर 1/100 आता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला से हो जाते हैं क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पता है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पता है। यदि क्यूब आता तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पता है। लेकिन जब पावर 4 आएगी तो सम ऑफ 4 पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आपको नहीं पता है फॉर्मूला उसका क्या होता है। थोड़ा सा है फॉर्मूला, बड़ा है, लेकिन अपन उसको करेंगे नहीं। ठीक है, सो बजाय इसके अपन डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लिखेंगे। यदि 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3 और 100 है तो 1/100 अपन डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। ठीक, सो अब देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो ऊपर हेडिंग आपका डाला है इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। ये जो लिमिट ऑफ सम है इसको अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन बना के
सॉल्व करेंगे, इसलिए हेडिंग को नाम दिया है लिमिट ऑफ सम एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहला फॉर्म आपने ये कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, लिमिट तो एज सच है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें लिमिट की जगह तो लिमिट ही लिखा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। उसके बाद सिग्मा आपको समेशन में, तो आप इसका जनरल टर्म फाइंड करिए। तो इसका जनरल टर्म क्या है? इसका जनरल टर्म है r पावर 99 अपॉन, सबके अपॉन में n 100 है, और r का वैल्यू आप कहां से कहां तक डालोगे इसमें, 1 से लेके n तक, ये आपकी वैल्यू है। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। क्योंकि वैन यू पुट r इक्वल्स टू 1 तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, जब आप 2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, और जब आप n डालोगे तो ये मिल जाएगा। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। सबसे पहला जब क्वेश्चन आपका आएगा इस तरीके का लिमिट फाइंड करने का, तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिखिए। लेकिन एग्जैक्टली ये अभी इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इस फॉर्म में आपको एक 1/n एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब मैं ये 1/n निकाल रहा हूँ। तो ये जो n पावर 100 है, इस n पावर 100 में से एक n आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 99 और ये 1/n हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को अब लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन r अपॉन n का पावर 99 1/n। तो जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म पर बेस दिया होगा, इस प्रॉपर्टी पर बेस दिया होगा, तो हमेशा आप उसको, ये कौन है भाई मियाँ करके, चलिए आप उसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक 1/n जरूर निकल के साथ में आ जाएगा। तो सबसे पहला अप्रोच है, क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में लिखना है। एक बार आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया, तो अब आपको ये मेथड ये बोलती है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, तो आप क्या करिए, आप इतने सब्स्टिट्यूशन करिए कि सबसे पहले लिमिट और सिग्मा की जगह पर इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए। उसके बाद r/n की जगह पर x लिख दीजिए, 1/n को dx से रिप्लेस कर दीजिए। लोअर लिमिट इस लोअर वैल्यू से कैलकुलेट होगी तो a आएगा, अपर लिमिट अपर वैल्यू से कैलकुलेट होगी तो b आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लेना। कैसे लिखेंगे? इतने सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, वेयर सबसे पहली बात, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा, इन दो सिंबल को आप इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करिए, पहली बात। दूसरी बात, r/n इज रिप्लेस्ड विथ x। तीसरा, 1/n इज रिप्लेस्ड बाय dx। एंड चौथा पॉइंट, ये जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r1/n से निकलेगा, इसको हटा देता हूं, और b लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r2/n से निकलेगा। मतलब आपने कितने सब्स्टिट्यूशंस कर देने हैं, r/n की जगह x, 1/n की जगह dx, लिमिट और सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन का साइन। अब वैल्यू आती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लोअर वैल्यू दी है इसको डिवाइडेड बाय n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डाल देंगे इसमें। मतलब r1/n की लिमिट निकालना है, और r2/n से वी गेट दी अपर लिमिट। इतने सब्स्टिट्यूशन करके ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको कन्वर्ट करके अब आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये था, मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब मैंने प्रॉपर्टी नंबर 14 लगाई, विद दी प्रॉपर्टी ऑफ 14, इसको अपन इतना लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो नाउ ये लिमिट और समीशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ गया। 1/n की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, n/n से लिमिट कितना आएगा 1, r/n की जगह पर कितना लिखना है x, और 1/n की जगह पर कितना लिखना है dx। x पावर 99 का इंटीग्रेशन x पावर 100/100 और लिमिट फ्रॉम 0 से 1,
and when you put the limit then you get your answer 1/100, 1/100 आंसर आएगा. So this is the correct solution of this question. ये है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ठीक है, जो आपको वहां पे ऑब्जर्व करके अपन ने सीखा था, इसकी एक्चुअल मेथड ये है. तो अपन ऐसे क्वेश्चन पे कुछ और डिस्कशन करेंगे. फिलहाल आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नहीं सर, कोई डाउट नहीं है. सर है अगर क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में नहीं बनेगा तो फिर बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर इस फॉर्म पर बेस नहीं है वो. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको. रुक जा, इसको पूरा लिख देता मैं. तो ये है वेयर. तो सबसे पहली बात, लिमिट एंड सिग्मा is replaced by integration sign, बिगड़ा हुआ h. दूसरा r/n replaced with x. तीसरा 1/n is replaced by dx. और चौथा लोअर लिमिट n tends to infinity r1/n से निकालेंगे, और अपर लिमिट n tends to infinity r2/n से कैलकुलेट करेंगे. इतने सब्स्टिट्यूशन आपने करने. ठीक है, और जो इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ये था. You have to find the value of limit n tends to infinity 1/99, 2/99 up to n/99 divided by n/100. इसका सोल्यूशन आपका ये है. अब मान लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, और आप कोई डाउट है तो पूछिए. तो यदि कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो इस थ्योरी पर बेस्ड नहीं है. ठीक है, अदरवाइज ये कन्वर्ट होगा ही इस टाइप के क्वेश्चन. चलिए, तो अब इस थ्योरी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और पूछा भी है. मतलब आपको जो एग्जाम है जेई के, उसमें इस पर कंसेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो प्रॉपर्टी आपके सामने ही रख रहा हूं मैं. क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं अपन. डिफरेंट क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को. तो प्रॉपर्टी 14 ही है. क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि evaluate limit n tends to infinity 1/n+1 plus 1/n+2 और अप टू 1/n+n. बताइए इसका वैल्यू इंटीग्रेशन का कितना आता है. करिए. सबसे पहला अप्रोच है इसका जनरल टर्म लिखना है और इसको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक बार एग्जैक्ट इस फॉर्म में आया तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा. फिर ये
1 मिनट और आपको दे रहे हैं, अदरवाइज फिर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, यूज इट करेक्ट है। ओके, एक ही आंसर आया, देख लीजिए अब सॉल्यूशन इसका। सो करेक्ट आंसर है log 2. Log 2 is the correct answer of this question. नेचुरल लॉग है बेस ई पर। और सॉल्यूशन देखेंगे। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को समीशन फॉर्मेट में लिखना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सिग्मा में कैसे लिखेंगे वो आपको बता देता हूँ। भाई जो वैल्यू फिक्स है उसको तो चेंज नहीं करना। 1 1 1 सब जगह आ रहा है, डिवाइडेड का साइन हर जगह है, n n n हर जगह है, केवल चेंज हो रही है ये पोजीशन 1 2 3। जो चेंज हो रही है उसको r लिखना है। तो ये 1/n प्लस ये तो फिक्स है, हर टर्म में फिक्स है। चेंज हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक ये चेंज हो रहा है, तो r का वैल्यू है 1 से लेके n तक। तो ये आ गया, पहले ऐसा लिख लेना है। दूसरा स्टेप, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट का मतलब है हमेशा r के अपॉन में r/n होना जरूरी है। तो r के अपॉन में r/n बनाना है, क्योंकि हम r/n को x से रिप्लेस करते हैं। तो मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया। तो ये लिमिट आपकी एस सच है n टेंड्स टू इंफिनिटी। सिग्मा का साइन अब चेंज नहीं होगा, एस सच है 1 से लेके n तक। और जब आप इसमें n कॉमन लोगे तो ये अपने आप 1 प्लस r/n इंटू 1/n बन के आ जाएगा। ये देखिए अब ये एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में आ गया। ये r/n का फंक्शन हो गया, ये 1/n आ गया। और अब आपने सब्स्टिट्यूशन डाल दीजिए। इन दोनों की जगह पर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, 1 से लोअर लिमिट 0, n से अपर लिमिट 1। 1/n की जगह पर dx हो जाएगा और r/n की जगह पर x। इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस x आता है। और लिमिट आप डालोगे 0 से लेके 1 तक। तो 1 डालेंगे तो log 2, 0 डालेंगे, सॉरी 0 डालेंगे हाँ तो log 1 आएगा। तो आंसर इज log 2। नोट कर लीजिए इसको। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। सर बस आपने, हाँ बोलो। सर सिर्फ वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे निकाले वो बता दो, बाकी आ गया था पूरा। हाँ, अपर लिमिट में केवल इतना सा है कि अपर और लोअर लिमिट में ये जो लोअर लिमिट है जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं वो होती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इस सिग्मा की लोअर वैल्यू अपॉन n। तो जब आप ये निकालोगे तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। और अपर लिमिट होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपर वैल्यू ऑफ द समीशन कितना है n/n, और n/n कितना होता है 1। तो ये आ गया 0 और 1। समझ गया संकेत? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन का आप आंसर करें। भैया एक मिनट। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। भाई ये तो अपने एज सच है n+1 रखा है, बिल्कुल ऐसे ही ले रहा हूँ।
ये है क्वेश्चन n+1 n+2 अप टू n+5n। अब बताइए कितना आंसर आएगा। अभी आंसर कितना आता है इसका? ये क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। केवल जो लास्ट में n+n लिखा था उसको मैंने n+5n लिख दिया। अब कितना चेंज होगा आंसर में वो बताएं। ओ अभी भी इतना टाइम। एक्चुअली मैं तो क्वेश्चन आपको इजी करके दे दिया, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट है शंकर संकेत। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जब खत्म करते ना तो ये तो 6n पे खत्म किया था उन्होंने, ऐसा है वो क्वेश्चन 6n पे खत्म किया है। तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, उसका ध्यान में रखें। यूजेस करेक्ट है, बस 2 ही बच्चे, संकेत और यूजित। अंकित लोनारे करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। 1 मोर रिक्वायर्ड। ओके, सुशांत ठाकरे चेक करें, गलत जवाब। समीर कामले करेक्ट है। देखिए सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का भी। तो 6n करने से केवल ये है कि जब 6n आएगा तो आप पहला स्टेप में उसको n+5n लिखेंगे। अब आप इसको जब जनरलाइज करेंगे तो ये 1 2 3 अप टू कितने तक जा रहा है, 5n तक। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या हो जाएगा, 5n, बस इतना चेंज आएगा। उसके बाद जब अंदर चेंजेस करोगे तो सेम आएगा, बस यहाँ पे 5n हो जाएगा। और अब जब आप लिमिट निकालेंगे तो 1 से तो ये 1/n 0 आता है और यहाँ 5n/n बनेगा, जिसकी लिमिट आएगी 5, तो अपर लिमिट 5 आती है। तो ये 0 से 5 तक हो जाएगा, ये 0 से 5 हो जाएगा, और जब 1 डालेंगे तो ये log 6 हो जाएगा। तो आंसर log 6 है इसका करेक्ट आंसर। इतना चेंज आया बस क्वेश्चन। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे। देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछें इसमें अभी भी। चलो एक और क्वेश्चन का आप आंसर करिए, इसी पैटर्न पर बेस्ड है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बताना भाई 1 मिनट। तो पेज नंबर 8 और दिस इज योर क्वेश्चन। लिमिट ऑफ सम पर बेस्ड है अगेन। क्वेश्चन है you have to find limit n tends to infinity (1 upon 1 plus n cube plus 4 upon 8 plus n cube plus r square upon r cube plus n cube (1 upon 2n)। इस
इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है? आपके ऑप्शन है, क्या ये log 2 आएगा, 1/2 log 2 आएगा, 1/3 log 2 आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आता इनमें से, none of these. Which one is correct? करिए. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n क्यूब. बिल्कुल सिमेट्री मिला के पहले इसका जनरल वर्जन लिखें, जनरल टर्म लिखें, और आप एक बार जनरल टर्म सही लिख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा सॉर्टेड होता है, फिर तो इजीली सॉल्व हो जाता है. प्रॉपर्टी नंबर 14 पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. कल हम कुछ लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन की. यूजित चेक करें, गलत जवाब है. एक बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन में यह है कि इसमें ऑलरेडी आपको जनरल टर्म बनाया दिया. देखो बीच में जो टर्म लिखी है वो उसकी जनरल टर्म ही लिखी है, बनाने की जरूरत नहीं है आपको. इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि जनरल टर्म ऑलरेडी बना हुआ है. अब बस आपने ये देखना है कि ये जाता कहाँ से कहाँ तक है. तो r की वैल्यू 1 2 से लेके कहाँ तक है. ये जो 2n क्यूब लिखा है, सॉरी 2n लिखा है, योजित करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है. ये जो 2n लिखा है, एक्चुअली ये जो 2n है 1/2n, दिस 1/2n कैन बी रिटन, आप इस 1/2n को n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n क्यूब ऐसा लिख सकते हो. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2n आ जाएगा. इसलिए जब आप कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, बस इतना था उसमें. ये इसका जनरल टर्म ऑलरेडी बनाया दिया था, बस लास्ट टर्म को आपने इसी फॉर्मेट में ला लेना था, तो ये मैंने ला लिया. इतनी सी बात थी.
और अब इसके बाद तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका 1/3 log 2 है। और अब अपन इसको r/n का फंक्शन पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रिमेन्स एज सच, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n, और आप इसको n क्यूब से डिवाइड करोगे। जब n क्यूब से डिवाइड करोगे तो ऊपर r/n का स्क्वायर बनेगा, नीचे 1 + r/n का क्यूब बनेगा, और इंटू 1/n अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो इन दोनों की जगह इंटीग्रेशन का साइन 1 से 0 आता है, n से 1 आएगी लिमिट। ये इंटीग्रेशन x² 1 + x³ dx हो जाएगा। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/3 log 1 + x³ आता है। और लिमिट आप जब 0 से लेके 1 तक डालोगे तो ये 1/3 log 2 बन के आ जाएगा। खत्म हो गया। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इतना सा था। तो मेन है आपका ये टर्म आपने सही सही बनानी है विद द लिमिट। बिल्कुल सही बनाओगे तो एक 1/n निकल के आएगा, उस 1/n को आपने dx लेना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। टेक दी स्क्रीनशॉट। बाय एवरीवन।